ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी। चलिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जीना डायोड। ठीक है, आज हम लोग 3 डायोड्स खत्म करेंगे। पहला रहेगा हमारा जीनर, ठीक है। सेकंड रहेगा टनल, और थर्ड रहेगा एलईडी। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी लाइट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये 3 डायोड्स आज हम कवर करेंगे। ठीक। चलो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जीना डायोड। जीना डायोड बेसिकली एक पीएन डायोड ही है। ठीक है, जीना डायोड क्या है बेसिकली? जीना डायोड is exactly similar to पीएन डायोड। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डोपिंग इज वेरी वेरी हाई रिलेटिव टू नॉर्मल पीएन डायोड। ठीक है, नॉर्मल पीएन डायोड से इस डायोड में जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, हाई डोपिंग की वजह से क्या चेंज हो जाता है इसमें? अच्छा, एक बात मुझे आप कमेंट करके बताइए, जो वॉइस है और जो मैं लिख रहा हूँ उसमें कोई लैग तो नहीं है आपस में? क्योंकि वॉइस के लिए मैं अलग डिवाइस यूज कर रहा हूँ और वीडियो के लिए अलग डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है लिखने में और बोलने में? ठीक है, चलो, अच्छी बात है। ठीक ठीक ठीक, चलो, ठीक है। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें आपका डोपिंग बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, रिलेटेड टू पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा डिफरेंस ये है कि नॉर्मली पीएन डायोड, इसको हम किस में यूज करते हैं? फॉरवर्ड बायस में। पीएन डायोड नॉर्मली किस में यूज किया जाता है बेटा? फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है, क्योंकि रिवर्स बायस में तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है ना। क्योंकि उसमें रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए उसको किस में यूज करते हैं? पीएन डायोड इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, है ना। बट जीना डायोड को हम किस में यूज करते हैं? जीना डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। ठीक है। अच्छा, रिवर्स बायस में इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल डायोड है उसे तो हमने उसमें यूज किया, तो इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं? ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी। आज अटेंडेंस बहुत कम है टाइम चेंज होने की वजह से। चलो, कोई बात नहीं। स्पेशलिटी इसमें ये है कि हम लोग कल एक बात कर रहे थे, जब हमने पीएन डायोड अपना किया था तो हम लोगों ने एक बात की थी ब्रेकडाउन वोल्टेज की, है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज ध्यान है आप लोगों को? ब्रेकडाउन की हमने बात की थी। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या था? जब रिवर्स बायस में हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। सर जीना डायोड में करंट नहीं होता है क्या? बेटा करंट तो होगा ही होगा, करंट तो होता ही है। करंट के बिना फिर क्या फायदा डायोड?
ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने कल आपको क्या बताया था? मेरे पास कोई एक डायोड है इस तरह का, अभी हम नॉर्मल पीएन डायोड की बात कर रहे हैं। बेटा ये टाइम नहीं रख पाएंगे, इस टाइम हमें बहुत तेज नींद आती है, आज मैं क्लास कैंसिल करने वाला था, समझ लो। अभी प्रैक्टिकल चला है 2-3 घंटे, 3 घंटे क्या, सुबह 9 बजे से प्रैक्टिकल चल रहा था, उसके बाद फिर यहाँ खाना खाया, अभी मैं सोने जा रहा था, सब डिपार्टमेंट छोड़ के, फिर मैं सोचा पढ़ाई सीखने चलो। इस टाइम क्लास नहीं ले पाऊंगा बेटा, क्लास वही रहेगी आपकी सुबह 9:30। ब्रेकडाउन वोल्टेज अब इधर ध्यान दो, बाद में डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे अभी हम ध्यान नहीं देते, फॉरवर्ड से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। रिवर्स में अगर हम जाएं तो रिवर्स में नॉर्मल पीएन डायोड के लिए क्या होता है, आप रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते जाइए, करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कितना, -I0, है ना। और फॉरवर्ड में क्या करंट था, फॉरवर्ड में था I0 एक्सपोनेंशियल माइनस नहीं, पॉजिटिव था, V ओवर ईटा VT, है ना। और नेगेटिव में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम इस नेगेटिव रीजन की बात करें तो नेगेटिव में क्या हो रहा था यहाँ पे, नेगेटिव में हो क्या रहा था, नेगेटिव में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जाके हमारा पीएन डायोड एक सीवियर लेवल की हाई करंट फ्लो करा रहा था रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान है आप लोगों को, इसको मैं क्या बोल रहा था, इसको मैं बोल रहा था ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये था हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो यही जो ब्रेकडाउन का फॉर्मूला है, ये जो फिनोमिना है ब्रेकडाउन का, इसको बेसिकली इस्तेमाल करता है हमारा जेनर डायोड ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो था हमारा नॉर्मल ब्रेकडाउन वोल्टेज, नॉर्मल पीएन डायोड में भी ये होगा, है ना। नॉर्मल पीएन डायोड में भी इस तरह का ब्रेकडाउन रहता ही रहता है, ठीक। तो फिर जीनर में और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस आप ये देखिए, जो जीनर ब्रेकडाउन होगा, जीनर ब्रेकडाउन हमारे नॉर्मल एवलांच ब्रेकडाउन से किस तरह से अलग है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डोपिंग बहुत हाई होने की वजह से, ड्यू टू वेरी हाई लेवल ऑफ डोपिंग, है ना, ड्यू टू वेरी हाई लेवल ऑफ डोपिंग, द ब्रेकडाउन वोल्टेज, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज very lower compared to नॉर्मल पीएन डायोड, है ना। क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हमारे ज्यादा हैं, जिनके थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसका वैल्यू थोड़ा पीछे आ जाता है, कम वोल्टेज अप्लाई करने से ही हमारा रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेकडाउन अकर हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, वेरी लोअर कंपेयर टू नॉर्मल पीएन डायोड एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। और दूसरा क्या डिफरेंस होता है, दूसरा ये जो आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज वेरी शार्प, ठीक है। ये बहुत शार्प वैल्यू देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, कंपेयर टू नॉर्मल पीएन डायोड, ठीक है बेटा। डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो जीनर डायोड एक तरह का पीएन डायोड ही है, ठीक है। फर्क केवल कितना सा है, बहुत सिंपल सा फर्क है। फर्क ये है कि इसमें डोपिंग ज्यादा होने की वजह से रिवर्स बायस में इसका जो ब्रेकडाउन है वो जल्दी हो जाता है और बहुत शार्प होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीएन डायोड, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है।
फॉरवर्ड बायस में दोनों ही डायोड्स में कोई डिफरेंस नहीं है अगर मैं बात करूं। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों। सब लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ, जो डिफरेंस मैंने बताया वो आपको समझ में आया दोनों का? ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में पहले मैं बनाता हूँ नॉर्मल पीएन के लिए। ठीक, तो फॉरवर्ड के लिए आप लोग लगभग लगभग सेम मान लीजिए दोनों के लिए, सेम फॉर पीएन एंड जीनर। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या फर्क होगा, ये जो हमारा नी वोल्टेज है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं है दोनों के। ठीक, लेकिन अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में अगर इस तरह का हमारा था नॉर्मल पीएन डायोड, ये था हमारा अगर नॉर्मल पीएन डायोड इस तरह, यहाँ पे आके एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है इसमें। ठीक, ये हो गया हमारा पीएन डायोड। ठीक, इसी के साथ में अगर मैं जीनर को प्लॉट करना चाहूँ तो जीनर का मेरा रिवर्स बायस में कुछ इस तरह से मिलेगा। सॉरी, गलत हो गया। एक बहुत शार्प वोल्टेज मिलेगा आपको और काफी लोअर वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीजेड, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये हो गया मेरा जीनर। ठीक, सर फिर से बता दीजिएगा बाद में। ओहो, बेटा बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मैं जो रिपीट कर रहा हूँ वही अब तक बताया गया है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है पीएन डायोड और जीएनआर डायोड में, कि केवल क्या होता है, डोपिंग में फर्क है। जीएनआर डायोड में बहुत ज्यादा डोपिंग होती है, इसीलिए जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता है वो जीएनआर डायोड के लिए बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और वो शार्प होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीएन डायोड। पीएन डायोड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कर्व बहुत ज्यादा आ रहा है नेगेटिव साइड में, है ना, नेगेटिव साइड में आपको एक कर्व देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये क्या आ गया, लेकिन जीनर डायोड में आपको यहाँ पे इस तरह का कर्व देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, एक शार्प वोल्टेज आएगा। क्या है यार ये, चलो हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। ठीक, और दूसरी बात क्या है, जीनर डायोड में जैसे ही आपका ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। ये जो एक्सिस आपका ये वोल्टेज का है। ठीक, और ये एक्सिस है करंट का। तो आप अगर वोल्टेज वाली एक्सिस पे ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा कि वोल्टेज जीनर के लिए बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, जबकि पीएन डायोड के लिए वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। ठीक है, इसीलिए जीनर डायोड को किस तरह से यूज किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जो इसका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज है और वोल्टेज में स्टेबिलिटी है, उसी की वजह से जीनर डायोड को इज यूज्ड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर इन रिवर्स बायस। ठीक है, समझ आया है आपको? रिवर्स बायस में इसको हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको रिवर्स बायस में लगाया हुआ है, इन रिवर्स बायस, ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमेशा वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस जीनर इज ऑलवेज इक्वल टू वी जेड। ठीक है, अगर आपने इनफ वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इफ V इज ग्रेटर देन वी जेड, जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया हुआ है अपने जीनर डायोड के ऊपर, अगर वो हमारा जीनर वोल्टेज से ज्यादा है रिवर्स बायस में, तो हमेशा ही जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, वी जेड। ठीक है बेटा,
समझ आई ये बात आप लोगों को? इसका सिंबल होता है इस तरह से, सिंबल देख लीजिए। इसका सिंबल नॉर्मल पीएन से थोड़ा ही डिफरेंट होता है। नॉर्मल पीएन में इस ट्रायंगल के बाद एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, इसमें उस स्ट्रेट लाइन को हम थोड़ा सा इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ देंगे। ठीक है, फ्रंट से भी और बैक से भी, इस तरह से दोनों तरफ से हम इसको बैंड कर देंगे। ये हो गया सिंबल हमारा जीना डायोड का। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। और सिंपल पी एन डायोड का कैसा था, उसमें केवल एक ट्रायंगल था इस तरह से और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, बस। ये था हमारा पी एन डायोड। ठीक है, पी एन डायोड किस में यूज होता है? फॉरवर्ड बायस में। ये किस में यूज होता है? रिवर्स बायस में। ठीक है, इसमें कौन सा ब्रेकडाउन होता है? इसमें होता है एवेलांच ब्रेकडाउन। और इसमें जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। दोनों के दोनों होते किस में है? रिवर्स डायरेक्शन में ही होते हैं। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन थोड़ा सा शार्प होता है कंपेयर टू एवेलांच ब्रेकडाउन, और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक सर्किट बना के इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब समझ लो मैंने इसको बना दिया इस तरह से। एक सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया। इसमें मेरा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, V प्लस माइनस। ठीक है, एक है रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक जीना डायोड लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है ना, उसका सिंबल बना दिया। और यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस लगा है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कुछ RL, इसको नाम दे दिया R, और ये तो मेरा VZ है ही। ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये ओरिएंटेशन कैसा है इस समय जीनर का? रिवर्स ओरिएंटेशन है या फॉरवर्ड ओरिएंटेशन है? बताइए मुझे, रिवर्स है या फॉरवर्ड है इस समय जो मैंने बना रखा है? रिवर्स ओरिएंटेशन है ना? तो रिवर्स है तो बेसिकली होगा क्या, अगर V का वैल्यू VZ से ज्यादा है। ठीक है, देखिए रिवर्स है। ठीक है, ये हमारा RL है। ठीक, इसके अक्रॉस मैंने कुछ वोल्टेज मेजर किया, उसको मैंने नाम दे दिया VL। ठीक है, ये हो गया मेरा लोड वोल्टेज। ठीक, समझ में आया? अब मैंने क्या देखा, मैं वोल्टेज निकालने की ट्राई करता हूँ कि VL है कितना। ठीक है, कैसे निकालेंगे अगर मुझे ये वोल्टेज निकालना है? तो इसको समझ लेते हैं। तो आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ पता ही है अच्छी सर। डायोड फिर साइन सही है। साइन बेटा हमने जैसे वोल्टेज के साथ इसको लगाया उस हिसाब से रखा है ना। वैसे तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ये P है और ये N है। ठीक है, लेकिन N साइड में हमारा वोल्टेज का टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव वाला, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया है। इससे ये शो हो रहा है ना कि ये रिवर्स बायस में है, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव। समझ आया ना बेटा? डायोड पे जो साइन लगाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि पोलैरिटी किस तरह की उसे दी गई है एक्सटर्नली। ठीक है, वो P और N को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी पोलैरिटी क्या है डायोड के ऊपर। तो N साइड पे पोलैरिटी है इस समय पॉजिटिव, और P साइड पे कौन सी पोलैरिटी है? नेगेटिव।
इसीलिए ये रिवर्स बायस में। ठीक है, चलो, तो अगर मेरा V अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो होगा क्या? किरचॉफ्स लॉ लगा के देखिए इसमें। सबसे पहले ले लेते हैं -V। -V क्यों, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, KVL अप्लाई किया, ठीक। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मेरे सर्किट में करंट I है ना, मान लिया मैंने कि मेरे सर्किट में करंट क्या है, I, ठीक। V इक्वल्स टू हो जाएगा IR, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये अभी रिवर्स बायस में है, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसमें से इनफ वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए रिवर्स में कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने करंट केवल इसमें कंसिडर किया है, जीनर के थ्रू हमने कोई करंट कंसिडर अभी नहीं किया, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि करंट हमारा सारा का सारा जो यहाँ से आई, वो यहाँ से होके जाएगा इस सर्किट में से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी करंट अभी हमने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो होगा क्या, V इक्वल्स टू IR प्लस IRL, ठीक है। इसमें कोई डाउट? तो यहाँ से I इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, I इक्वल टू V अपॉन R प्लस RL, ठीक। ये हमारा करंट आ गया। अब मुझसे अगर वोल्टेज निकालना है रेजिस्टेंस RL पे, वोल्टेज अक्रॉस RL, तो वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस RL, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IRL, ठीक है। V इक्वल्स टू IRL का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से VL इक्वल टू हो जाएगा I का वैल्यू रख दो यहाँ से V अपॉन R प्लस RL, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा RL, ठीक है। क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको? VL का वैल्यू क्या आ गया, VRL ओवर R प्लस RL, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज आया है VL, ये वोल्टेज एक्चुअली में है क्या, ये वोल्टेज आप ध्यान से देखो, अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाऊं, ये वोल्टेज कहाँ पे है, इसको मैंने पॉइंट मान लिया A, और इसको मैंने पॉइंट मान लिया B। तो ये वोल्टेज बेसिकली एक तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है RL, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक है हमारे पास जेनर डायोड, उन दोनों पे ये वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? दोनों के ऊपर कौन सा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, VL। अगर आप फिगर को इस तरह से भी देखो तो समझ में आएगा आपको, दोनों फिगर एक ही है जो मैंने ऊपर और नीचे बनाए हैं, है ना। बोलो, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है, A, और इस वाले पॉइंट को मान लिया है B। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VL, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो VL की वैल्यू जो हमने निकाली है वो VL किस पे अप्लाइड है, एक तो RL के ऊपर अप्लाइड है और एक जीनर के ऊपर अप्लाइड है। तो आप समझो कि जीनर किस तरह से काम करेगा, अगर मेरे VL की वैल्यू, ठीक है, इफ इफ VL इज ग्रेटर देन VZ, ठीक है। VZ क्या है, VZ है पहले से डिटरमाइंड वैल्यू है जीनर डायोड के लिए, VZ इज प्री डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बाय द मैन्युफैक्चरर, है ना। जिसने ये जीनर, जिस कंपनी ने बनाया है, वो कंपनी मुझे VZ की वैल्यू बता के देगी कि आपका जो जीनर डायोड हमने आपको दिया है वो इस वोल्टेज के बाद जाके उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये VZ की जो वैल्यू है वो आपको प्री डिटरमाइंड है, वो आपको पता है पहले, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बाय द मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी हमें बना के दे रही है वो कंपनी पहले से हमें बताएगी कि आपका VZ का वैल्यू ये रहेगा,
ठीक है। जैसे हमारे बल्ब्स आते हैं, बल्ब पे आपकी रेटिंग लिखी रहती है कि ये इतने वॉट का है, इतने वोल्टेज के पे ऑपरेट करेगा, है ना। कुछ 0 वाट के बल्ब होते हैं, 0 वाट एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। 9 वाट के एलईडी आती है आजकल, 7 वाट की एलईडी आती है, 20 वाट की एलईडी आती है ना। तो ये उसी तरह की रेटिंग है इसके लिए, वीजेड की रेटिंग। ठीक है, जीना डायोड की रेटिंग क्या रहेगी, वीजेड। ये आपके जीना डायोड का इतना वीजेड है। ठीक है। तो अगर वी एल इज ग्रेटर देन वी जेड, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी जेड, इस कंडीशन को हम बोलते हैं द जीनर इज ऑन, द जीनर डायोड is considered to be on। ठीक है। अब ऑन होने का क्या मतलब है, ऑन होने का मतलब है कि अब क्या हो गया, अब आपका वोल्टेज फिक्स हो चुका है, जो आर एल है। दिस मीन्स नाउ द वोल्टेज अक्रॉस आर एल, या फिर कह लें ए बी, है ना, जो ए बी पॉइंट है वही आर एल भी है ना। वोल्टेज अक्रॉस आर एल या फिर पॉइंट ए बी इज फिक्स्ड। फिक्स किस वैल्यू पे फिक्स हो गया है, वी जेड पे, इज फिक्स्ड एट द वैल्यू वी जेड। ठीक है। इस वैल्यू से आपका वोल्टेज कहीं भी नहीं जाएगा जो आर एल के ऊपर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वोल्टेज को कितना बढ़ा लें, ये वाला जो वोल्टेज है हमने जो सर्किट में लगाया है बाहर से वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे दिया है वी, ठीक है, इसको हम कितना चाहें बढ़ा लें, जितना भी बढ़ाते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार जीनर डायोड ऑन हो गया, ठीक है, ये वी एल का वैल्यू जीनर डायोड से ऊपर चला गया वी जेड से, इफ ये कंडीशन अचीव हो गई, वी एल ग्रेटर देन वी जेड, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस वी को कितना बढ़ाते जाएं, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा आपका कितना रहेगा, वी जेड। ये वी जेड पे जाके फिक्स हो जाएगा। समझ आ गया। कमेंट करके बताओ मुझे अगर समझ में आई ये बात आपको। सब लोग कमेंट करो, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार जीनर डायोड ऑन हो गया है तो उसके बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा वीजेड ही रहेगा। ऑन होने का मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसका वैल्यू वीजेड के वैल्यू से ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जाएगा ही नहीं, वीजेड पे आके रुक जाएगा। ठीक है, ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो वीजेड पे जाके रुक जाएगा ए बी के अक्रॉस। समझ में आया सबको। ठीक, चलो, अच्छी बात है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है, ये हो गया हमारा पहला केस, केस वन। ठीक है, केस टू क्या बन सकता है, केस टू बन सकता है, इफ वी क्या, इफ वी एल इज लेस देन वी जेड, है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जीनर डायोड अभी ऑफ है। ठीक है, ऑफ होने का क्या मतलब है, जीनर इज सेट टू बी ऑफ। ठीक है, अभी इसका स्विच ऑन नहीं हुआ। ऑफ होने का मतलब यह है कि अभी हमारा जीनर इस रीजन में कहीं पे है। इसके आप कैरेक्टरिस्टिक पे जाओ। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि अभी जीनर ऑफ होने का मतलब क्या है, जीनर अभी इस रीजन में कहीं पे है, ये जो मैंने येलो करके बनाया है, ठीक है, इस रीजन में कहीं पे है जीनर, इसीलिए आपका करंट इसके क्रॉस फिक्स रहेगा। ठीक, करंट फिक्स रहेगा और वोल्टेज बढ़ता जाएगा इसके अक्रॉस। ठीक है, इस डायरेक्शन में वोल्टेज क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो
इस एक्सिस पे वोल्टेज बढ़ ही तो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, -V, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अभी इस रीजन में वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अभी जीनर ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि करंट अभी वोल्टेज बढ़ते जा रहा है लेकिन उसके अक्रॉस करंट नहीं बढ़ रहा है। इस करंट को हम लगभग जीरो ही मानते हैं, जो -I0 है ना। इसका मतलब अभी जीनर हमारा ऑफ है। जब वो इस वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा, जब इस पॉइंट को जीनर हमारा क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, उसके बाद केवल और केवल करंट बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। वोल्टेज हमेशा यहाँ पे कितना रहेगा, VZ। यहाँ पे वोल्टेज आपका VZ पे जाके फिक्स हो गया, केवल आपका करंट बढ़ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात आपको। तो VZ से इस साइड में क्या है, ऑफ है, और VZ से इस साइड में क्या है, ऑन, ठीक। ये साइड है ऑफ और ये साइड है ऑन। समझ आ गई बात। बोलो कमेंट करके। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, एकदम सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। अगर जीनर का वोल्टेज VZ के पार चला गया तो हम उसको ऑन बोलेंगे, और उसके बाद जीनर का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसके नीचे उसे हम ऑफ बोलेंगे, क्योंकि कितना भी वोल्टेज बढ़ता जाए उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में RL की वैल्यू, RL के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा क्या फिर? तो वोल्टेज तो यही रहेगा, V अपॉन वोल्टेज RL के अक्रॉस क्या रहेगा, यही रहेगा, V अपॉन R प्लस RL इंटू RL। in this case in this case the voltage across RL is VL equal to V upon R plus RL into RL। कब तक, जब तक until it is less than VZ। समझ में आ गई बात आपको। VL की वैल्यू कब तक डिपेंड करेगी इस पोटेंशियल V पे, जब तक VL की वैल्यू VZ से ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही VZ से ज्यादा हो जाएगी उसके बाद ये VZ पे फिक्स हो जाएगा। फिर आप चाहें ये वाले V को कितना भी चेंज करते रहे, ये जो V हमने लगा रखा है, ये पावर सोर्स वाला V, इसको हम उसके बाद चाहें जितना चेंज करें, ये वाला V चेंज नहीं होगा, VL, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ पे फिक्स हो गई है, VZ पे जाके फिक्स हो चुकी है जब जीनर हमारा ऑन हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलो, फिर ऑन ऑफ वाली बात को हम फिगर से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में है क्या, केस वन की अगर मैं बात करूं, केस वन को हम लोग सर्किट डायग्राम की तरह इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे हमारा ये वोल्टेज सोर्स था, ठीक है। मुझसे अगर बोला जाए कि मुझे डायग्राम बना के अपने इन केसेस को दिखाना है तो ऐसे दिखाऊंगा, ये है, और ये ऑफ है तो इसको ओपन मान लेते हैं। जिस समय हमारा, सॉरी ये केस टू होगा, केस टू, जीनर इज ऑफ। जो हमने ऑफ वाला बोला है बाद में वो ऐसा दिखेगा। ऑफ के कंडीशन में जीनर के अक्रॉस कोई भी करंट हम नहीं मान रहे हैं, है ना। तो ये ओपन हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, RL, ठीक है। और ये था R, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया V, ठीक है। इस केस में जीनर कैसा हो गया, जीनर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। नो करंट थ्रू जीनर डायोड, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस RL डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल वोल्टेज
V as VL इक्वल टू V अपॉन R प्लस RL इंटू RL। क्लियर है ये तीनों पॉइंट आप लोगों को? क्लियर है ना? ठीक है, अच्छी बात है। चलो सेकंड केस की बात कर लेते हैं। केस टू को, सॉरी केस वन की उल्टा कर दिया है मैंने। इसमें क्या था, हमारा जीनर ऑन था, है ना? तो ऑन वाले कंडीशन में क्या होगा? ऑन वाला कंडीशन हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये तो मेरा एक पावर सोर्स रहा, प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया रेसिस्टेंस आर। ठीक है, जीनर को मैंने रिप्लेस कर दिया एक फिक्स्ड वोल्टेज से, प्लस माइनस। ठीक है, इसका वोल्टेज कितना हो गया? वी जेड। समझ में आई? यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? रेसिस्टेंस। अब ये सर्किट किस तरह बिहेव कर रहा है? अभी इस तरह बिहेव कर रहा है कि जीनर को मैंने एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया, जिसका वोल्टेज कितना है? वी जेड। ठीक है, तो आरएल के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? फिक्स हो गया वी जेड पे। भले ही आप इस वाले वी को कितना भी चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? वी जेड पे। ठीक, तो इसके भी पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। जीनर एक्ट्स एज ए फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स ऑफ वोल्टेज वी जेड। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया। करंट अक्रॉस वी जीनर, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो अक्रॉस जीनर। ठीक है, वोल्टेज वी एल इज नाउ फिक्स्ड एट वी जेड। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई सारी की सारी? जीनर के कैरेक्टरिस्टिक एकदम क्लियर हो गए कि जीनर का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अच्छा तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं कि ये जो हमने एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगाया है ना, सीरीज में कह लें या फिर इसके पैरेलल में, दोनों जगह हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, इन रेजिस्टेंस का यूज क्या है लगाने में? ठीक है, ये जो हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया है जीनर के साथ, है ना, उस रेजिस्टेंस को लगाने का हमारा पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन एक आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप किस तरह से देंगे? इसका जवाब हम इस तरह से देंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख पा रहे हो, ठीक, इस कैरेक्टरिस्टिक पे अगर आप ध्यान दो कि आप यहाँ जब वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे इसका, तो करंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में इंफिनिटी की तरफ। करंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। ठीक है, तो इस करंट को कंट्रोल में लाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? करंट को कंट्रोल हम किस चीज से करते हैं? जवाब दीजिए। करंट को कंट्रोल करने के हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक तो वोल्टेज और दूसरा क्या होता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज तो यहाँ पे फिक्स हो गया। वोल्टेज किस पे फिक्स हो चुका है? वीजेड पे फिक्स हो गया वोल्टेज। वो तो अब हमारे हाथ में रह नहीं गया, है ना? तो अगर हमें करंट को फिक्स करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? रेसिस्टेंस। ठीक है, उसी रेसिस्टेंस से हम क्या करते हैं? अपने करंट को कंट्रोल करते हैं अक्रॉस जीनर डायोड। ठीक है, समझ आ रहा है?
ठीक। तो जीनर डायोड जो है उसकी एक रेटिंग होती है एक और, ठीक है। जीनर डायोड की एक और रेटिंग होती है IZM, ठीक है। ये क्या होती है? मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो फ्रॉम द जीनर विदाउट डैमेजिंग इट। डैमेज का मतलब जला देगा, जला के राख कर देगा, ठीक है। करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा? पावर लॉस बहुत होने लगेगा, उसकी वजह से पावर कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से हीटअप हो जाएगा और जल जाएगा जीना डायोड, है ना। जैसे आपने देखा होगा एलईडी बहुत जल्दी जल जाती हैं। जैसे आप सजावट के लिए लगाते हैं दिवाली वगैरह पे, तो एलईडी बहुत सारी जल जाती है। वो क्यों जल जाती है? क्योंकि करंट बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में बनी हुई वो चीजें होती हैं, चाइनीज सारा आइटम होता है, और उसमें करंट कंट्रोल्स बहुत अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो एकदम से जल जाती हैं चीजें, ठीक है। मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो फ्रॉम द जीनर विदाउट डैमेजिंग इट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं IZM। IZ मैक्सिमम, मैक्सिमम की जगह पे M आ गया यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा अगर करंट गया नीचे तो हमारा जीनर डायोड डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं रेटिंग इसकी लगा लेता हूँ यहाँ पे फिगर में। एक करंट का वैल्यू ऐसा आता है ये, जिसके नीचे हमारा डायोड डैमेज हो जाता है। इसको मैंने नाम दे दिया IZM, ठीक है, नेगेटिव में। आफ्टर विच द डायोड गेट्स डैमेज्ड। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमने रेजिस्टेंस यूज किए हैं इसके साथ, ठीक है। तो वोल्टेज तो फिक्स है, ये VZ फिक्स है AB के अक्रॉस। ये जो AB है हमारा, हमारे सर्किट में, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, ठीक है। एक यहाँ पे RL है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है जीना डायोड, ठीक है। तो ये AB का वोल्टेज जो है वो तो फिक्स है। वो कितना है? VZ। ये वोल्टेज तो फिक्स हो गया कितने से? VZ से। अब वोल्टेज फिक्स है, ठीक। तो करंट को अगर हमें कंट्रोल करना है, करंट तो कंट्रोल नहीं है, वोल्टेज भले ही फिक्स्ड है, लेकिन करंट को अगर हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल वोल्टेज पे, ये जो V है, ठीक। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? करंट को हम ये करेंगे कि जो करंट यहाँ से आ रहा है I, उसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, किसमें? IZ में और IL में। समझ में आया? इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये जो करंट आया उसको हमने डिवाइड कर दिया दो ब्रांचेस में, एक हो गया इधर IZ और एक हो गया इधर IL, ठीक है। तो ये जो IZ है, IZ इज कंट्रोल्ड बाय RL टू बी लेस देन IZM। ये बात आपको समझ में आई? ये जो RL का वैल्यू है उसको वेरी करा के मैं करंट कंट्रोल कर सकता हूं सेकंड ब्रांच में, है ना। IL किस पे डिपेंड करेगा? IL इक्वल्स टू क्या होगा? I इक्वल्स टू VZ अपॉन RL। समझ आ रहा है? IL इक्वल टू VZ अपॉन RL, ठीक। तो यहां से IZ का वैल्यू क्या हो गया? IZ इक्वल टू I माइनस IL। IZ इक्वल टू, ये हमने क्या यूज किया यहाँ पे? ये मैंने यूज किया किरचॉफ करंट लॉ। IZ इक्वल टू I माइनस IL इक्वल टू I माइनस VZ अपॉन
नहीं आपस में बेटा बात मत करो, कोई बात नहीं, मैं अभी रिपीट कर दूंगा बेटा, अभी मैं पूरा करने के बाद एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो तब तक ध्यान दो। आई जेड इक्वल टू आई माइनस आई एल इक्वल टू आई माइनस वी जेड अपॉन आर एल, ठीक है? और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू डिपेंड करता है सारे के सारे रेजिस्टेंस पे। आई का वैल्यू है, इसको हम पूरा लिख लेते हैं, आई जेड इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या है? वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है? ये जो आई है टोटल करंट सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये आ गया आई जेड इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर एल माइनस वी जेड अपॉन आर एल। क्लियर हो गया? चलो, ये सब यूज कहीं नहीं होगा, ये मैं आपको केवल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि करंट किस तरह से कंट्रोल होती है, ठीक है? आपसे केवल सीधे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे, इतना वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, किस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा अगर आता भी है तो। ये सब इस तरह से एब्रप्टली निकालने को कोई नहीं बोलेगा कि आई जेड की वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है? ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से कंट्रोल करते हैं हम करंट को। तो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? जो करंट है अक्रॉस जीनर, ये अब किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिए, तीन चीजों पे बेसिकली, ठीक? एक किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज सोर्स वी पे, एक डिपेंड कर रहा है आर पे, और एक डिपेंड कर रहा है आर एल पे, ठीक है? आर एल की वैल्यू को हम एक लिमिट तक ही घटाया बढ़ा सकते हैं। देखो, आर एल की वैल्यू अगर आप पहले वाले टर्म में बढ़ाओगे, ठीक है, आर एल की वैल्यू को अगर मैंने पहले वाली टर्म में बढ़ाया तो क्या होगा? आई जेड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? दो टर्म्स है मेरे पास यहाँ, ये है वन और ये है टू, ठीक है? इफ आर एल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, आई जेड इज अफेक्टेड इन टू वेज, है ना? बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है? क्योंकि दोनों में है आपका आर एल, पहले वाले टर्म में भी है और सेकेंड वाले टर्म में भी है, ठीक है? तो अगर मैंने आर एल की वैल्यू इंक्रीज की या डिक्रीज की, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा? आर आई जेड की वैल्यू दो टर्म से डिफर करेगी, पहले वाले की वजह से और दूसरे वाले की वजह से। पहले वाले की वजह से क्या होगा? अगर मैंने आर एल का वैल्यू बढ़ाया तो आई जेड का वैल्यू घटेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म की वैल्यू घट रही है नीचे आर एल का वैल्यू बढ़ने से, है ना? पॉजिटिव टर्म की वैल्यू घटेगी तो आई जेड का वैल्यू ऑब्वियसली घटेगा। लेकिन जो मेरा नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म की वैल्यू भी घट रही है यहाँ पे, तो नेगेटिव टर्म की वैल्यू घटने की वजह से आई जेड का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है? तो आप सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि आर एल का वैल्यू घटाने से आई जेड बढ़ेगा या फिर आर एल का वैल्यू बढ़ाने से आर एल आई जेड बढ़ेगा, ठीक है? आप लोग एब्सोल्यूट रिमार्क नहीं दे सकते कि आर एल पे किस तरह डिपेंड करता है, ठीक है? तो आर एल की यहाँ पे कुछ लिमिट्स निकल के आती हैं। एक तो आर एल की मैक्सिमम लिमिट निकल के आती है और एक आर एल की मिनिमम लिमिट निकल के आती है, ठीक है? अब जैसे हमारे पास एक ही टर्म होती, ऐसा समझ लो आई जेड इक्वल टू होता वी अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है? तो इस केस में हम क्या बोल देते? इस केस में हम बोल देते कि आई जेड डिक्रीजेस इफ आर एल इंक्रीजेस, ठीक है? हम लोग सीधे सीधे बोल सकते थे, लेकिन ये जो इस तरह का बिहेवियर है जो दो टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, इस केस में हम लोग ये सीधे सीधे ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आर एल के इंक्रीज करने से आई जेड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव वाला जो घट रहा है उससे ज्यादा ये घटने लगेगा नेगेटिव वाला। समझ में आ रही बात आपको?
इसलिए ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा और आईजेड का वैल्यू बजाय घटने के बढ़ने लगेगा आरएल का वैल्यू बढ़ाने से। ठीक है, ये आप लोग चाहो तो सर्किट से भी समझ सकते हो, इस सब की समझने की जरूरत है ही नहीं मैथमेटिक्स की, ये आप चाहो तो सीधे सीधे सर्किट से भी समझ सकते हो। सर्किट से कैसे समझेंगे? देखो, ये मेरे पास सर्किट है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अगर मैं ब्रांच की बात करूं ए और बी, पॉइंट ए और बी, ठीक है, तो ये जो करंट आई आ रहा है, आई को आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो आरएल वाला रास्ता है और एक जीनर वाला रास्ता है। ठीक है, उसके पास दो रास्ते हैं, ये बात क्लियर है। करंट को आने के लिए जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, इस तरह से, एक तो जीनर के थ्रू जा सकता है और एक रेसिस्टेंस आरएल के थ्रू जा सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि वो जीनर से जाएगा या फिर आरएल से जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा कि आरएल का वैल्यू से सूट कर रहा है या फिर जीनर का वैल्यू सूट कर रहा है। ठीक है, अगर आरएल का वैल्यू आप बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो क्या होगा, करंट बजाय आरएल से जाने के जीनर से जाता रहेगा। और अगर आपने आरएल का वैल्यू बहुत ज्यादा ही घटा दिया तो क्या होगा, आरएल का वैल्यू बहुत ज्यादा घटा दिया तो क्या होगा, आरएल का वैल्यू बहुत ज्यादा घटाने से आई का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, ये जो टोटल करंट है। ठीक है, आरएल का वैल्यू अगर मैंने बहुत ज्यादा घटा दिया तो क्या होगा, टोटल करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। उस केस में मेरा वैसे ही फ्राई हो जाएगा जीनर डायोड, क्योंकि मेरा टोटल करंट इतना बढ़ गया है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारे पास लिमिटेशंस हैं कुछ, घटा भी एक लिमिट तक सकते हैं, बढ़ा भी एक लिमिट तक सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स मिल जाती हैं हमको रेसिस्टेंस की, जो आरएल है, कि एक उसकी मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट है, उसके ना नीचे ले जा सकते हैं और ना ही उसके ऊपर ले जा सकते हैं। अगर नीचे ले गए तो भी हमारा जीना डायोड फ्राई हो जाएगा और ऊपर ले गए तो भी हमारा जीना डायोड फ्राई हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात आपको? सब लोग कमेंट करके बोलो। कसक बेटा तुम बहुत शांत हो आज, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है? कमेंट नहीं आया तुम्हारा, ये बात समझ में आई तुम्हें? लिमिट्स वाली बात समझ में आई सबको कि आरएल पे लिमिट्स क्यों आ गई, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट? ये मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट इसलिए आई है क्योंकि ये दो तरह से डिपेंड करता है आरएल पे। समझ आ गया? ठीक है, अभिनव। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है तो अभी बोल दीजिए, मैं कितनी भी बार समझाने को तैयार हूं। चाहो तो आज डिनर पे ही खत्म कर देंगे अगर ज्यादा लेट हो रहा होगा। पूछ लीजिए, जितनी भी बार पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरएल की मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट मिल जाती है हमको। वो लिमिट अगर हमसे कोई निकालने के लिए कह दे, है ना, वो अगर कोई हमसे निकालने के लिए कह दे कि आपको आरएल की मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट निकालनी है, जिस केस में आपने वी को फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल हमारे क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक तो वी है, एक्सटर्नल वोल्टेज, एक आर है जो कि सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, और एक आरएल है। आरएल क्या है? पैरेलल में लगा हुआ रेजिस्टेंस वीजेड के, है ना। दो चीजें तो एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है बेटा? दो चीजें एकदम क्लियर है कि अगर आपने आर का वैल्यू बढ़ाया, अगर आपने आर का वैल्यू बढ़ाया तो क्या होगा, आर देखो एक ही जगह पे आ रहा है इस रिलेशन में, आई जेड इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर एल। सेकेंड टर्म में आर का वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आर का वैल्यू बढ़ाता हूं तो आई जेड का वैल्यू हमेशा घटेगा। ठीक है, तो यहां से मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, पहला पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, ए, आई जेड डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज
आर, आर मतलब सीरीज रेसिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, बी, वोल्टेज वाला, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है। वी, हम बात कर रहे हैं जब हमारा जीनर ऑन है, ठीक है, ऑफ वाली सिचुएशन की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। व्हेन द जीनर इज ऑन, व्हेन द जीनर इज ऑन, उस केस में अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को घटाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू को घटाने से हमारा आईजेड का वैल्यू घटेगा। डिक्रीजिंग वी, द वैल्यू ऑफ आईजेड डिक्रीजेस, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी होती है, कितनी लिमिट तक हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं, वी कैन बी डिक्रीज्ड अप टू द लिमिट where the zener can be kept on, ठीक है। इसे इतना कम नहीं करने देना है कि हमारा जीनर ही ऑफ हो जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जाके हमारा जीनर भी तो ऑफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमने कंडीशन निकाली थी ऑन और ऑफ की, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, ये जो कंडीशन आई थी ऑन या ऑफ की, किस पे डिपेंड कर रही थी, वीएल, वी पे डिपेंड कर रही थी, है ना। अगर ये वैल्यू वीजेड से नीचे चली गई, वो भी हमें नहीं जाने देना है, ठीक है। तो वी का वैल्यू इतना कम नहीं करना है कि हमारा जो जीनर है वो ऑफ ही हो जाए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो वी पे भी हमारी लिमिट्स बन गई। वी पे किस तरह की लिमिट्स बन गई, वी मिनिमम है, वी मिनिमम किस लिए है, टू कीप द जीनर ऑन, ठीक है। वी मैक्स किस लिए है, टू सेव द जीनर फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड, है ना। अपर लिमिट किस लिए आई, अपर लिमिट इसलिए आई क्योंकि इस रिलेशन में अगर मैंने वी का वैल्यू बढ़ाते चला गया तो क्या होगा, आईजेड का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। उस केस में क्या होगा, मेरा जीनर फ्राई हो जाएगा। समझ में आई ये बात सबको, आर और वी, इन दोनों के जो रिलेशंस मैंने क्लियर किए वो सबको समझ में आ गए। और आर एल का हमें पता था, दो लिमिट्स हमारे पास है, मिनिमम और मैक्सिमम की, ठीक है। क्योंकि दोनों ही केस में जीनर का वैल्यू डिपेंड करेगा कि आईजेड का, आरजेड का वैल्यू एक्चुअली कितना है। घटाने या बढ़ाने को हम एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि घटाने से क्या होगा, बढ़ाने से क्या होगा, केवल लिमिट्स है हमारे पास, ठीक है। क्लियर, चलिए। तो ये हो गया आपका जीनर डायोड, एकदम क्लियर हो गया अच्छे से। कहीं पे कोई डाउट है इसमें, जीनर डायोड में, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। वैसे निकालने को हम लोग चाहें तो इसकी लिमिट्स भी निकाल सकते हैं आरएल की, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, वो ज्यादा हो जाएगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर ज्यादा पढ़ा जाता हूँ, ये दिक्कत है। अगर हम लोग चाहें तो आरएल का, बट सर जब डायोड ऑन है तो वी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे बेटा, वी से फर्क करंट पे तो पड़ रहा है ना, वी का फर्क वोल्टेज पे नहीं पड़ रहा है जीनर के। मैंने आपसे बोला था कि एक्सटर्नल वोल्टेज का फर्क जीनर के वोल्टेज पे नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके करंट पे तो पड़ रहा है ना। वोल्टेज और करंट दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, समझे अभिनव। वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो केवल उसके करंट को बढ़ाता चला जाएगा। और करंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। पावर कंजम्पशन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। वर्क, पावर किस पे डिपेंड करता है, P इक्वल टू वी आई। वी तो फिक्स है, वी फिक्स है, लेकिन ये तो बढ़ रहा है ना, करंट तो बढ़ रहा है ना।
V इक्वल्स टू आई आर। अरे बेटा ओम्स लॉ तो उसके लिए वैलिड होगा ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं ना। ये ओमिक पीस नहीं है आपका, ये रेजिस्टेंस नहीं है। हर चीज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। ओमिक कंपोनेंट नहीं है ये। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ओमिक और नॉन ओमिक। ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं करता है जो आप बोल रहे हो V इक्वल्स टू आई आर को। इसके अंदर की जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आई जेड किस पे डिपेंड कर रहा है? आई जेड डिपेंड कर रहा है आई माइनस आई एल पे। इसके लिए सिर्फ ये एक इकलौता रूल है। ये क्या है? टोटल करंट। और ये क्या है? करंट थ्रू आर एल। ठीक है, आप जो बोल रहे हो आई जेड इक्वल्स टू वी जेड अपॉन आर जेड, तो आर जेड कहां से लेके आओगे? समझ में आया अभिनव? इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है जिससे आप इसकी करंट को कंट्रोल कर सकते हो। हुआ क्लियर या अभी भी डाउट है? कमेंट क्यों नहीं कर रहा है? आया समझ में या नहीं आया? दोनों में से जो भी बात है बताओ मुझे। क्या बात है, किसी का कमेंट नहीं आ रहा? बट सर टोटल करंट तो डिपेंड करेगा। हाँ टोटल करंट डिपेंड करेगा, आई डिपेंड करेगा। ये जो आई है ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द आर एंड आर एल। और ये डिपेंड करता है आर एल पे, आई एल। और आई जेड डिपेंड करता है इन दोनों के रिलेशन पे, आई और आई एल के। किसी एक सिंगल रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है जीनर करंट। वो केवल इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि टोटल करंट कितना है और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है वहां से करंट कितना जा रहा है। समझ में आया? देखो फिर से समझाता हूं मैं। ये मेरा सर्किट है, ये वोल्टेज है, पावर सप्लाई। और किसी को भी ये डाउट है क्या? जो अभिनव को है डाउट, बताओ आप लोग, मैं अच्छे से समझाऊंगा फिर और ज्यादा। ये डाउट और लोगों को भी है क्या? वंशिका और प्रियांशु? नहीं है। करण, कसक? नहीं है। चलो अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गया तो। ठीक है अभिनव देखो, सुमित चलो ठीक है, देखो इधर। ये मेरा एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है V। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया है, एक रेसिस्टेंस लगाया है इस तरह से। ठीक है, और इसको मैंने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक ब्रांच में क्या लगा है? जीनर डायोड। दूसरी ब्रांच में क्या है? रेसिस्टेंस है। ऐसा ही सर्किट है हमारा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ये वाला है RL और ये है R। टोटल करंट क्या है सर्किट में? I। तो पहले इस I की वैल्यू हमने निकाली थी। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालते पे ध्यान दो, आई की वैल्यू निकालते पे हमने इसके रेसिस्टेंस को भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस है ही नहीं। फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में है तो करंट फ्लो नहीं होगा। फॉरवर्ड में जीरो रेसिस्टेंस, रिवर्स में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, अंटिल द जंक्शन ब्रेक्स डाउन। ठीक है, बिफोर ब्रेकडाउन क्या है? बिफोर ब्रेकडाउन रेसिस्टेंस क्या है इसका? इनफाइनाइट। आफ्टर ब्रेकडाउन क्या है? रेसिस्टेंस वेरीज विद द करंट। समझ में आया? क्योंकि Vz तो फिक्स हो गया,
लेकिन आई जेड वेरी कर रहा है, तो ये करंट पे डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया। ये डायनेमिक रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस कोई वैसा रेसिस्टेंस नहीं है जो हम फिजिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आईजेड पे, क्योंकि आईजेड वेरी कर रहा है। आईजेड कैसे वेरी कर रहा है? क्योंकि आई आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, एक आईजेड और एक आई एल। ठीक है, आई का वैल्यू मैंने बोला था आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लस आर एल। ये तो वैल्यू फिक्स हो गया। ठीक है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लस आर एल। और आर एल में करंट जो जा रहा है आई एल, उसका वैल्यू कैसे आएगा? आई एल का वैल्यू आएगा वी ए बी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इसको मैंने लिखा वी, अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो आई एल का वैल्यू कैसे आएगा? आई एल का वैल्यू आएगा वी ए बी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी ए बी अपॉन आर एल। ओमिक कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे? ओमिक कंपोनेंट है आर एल। तो करंट हम पहले निकालेंगे ओम्स लॉ यूज करके आर एल के अक्रॉस। ठीक है, वो कितना आ गया? वी ए बी अपॉन आर एल। अब वी ए बी की वैल्यू एक्चुअली क्या है? क्योंकि जीनर हमारा ऑन हो चुका है, हम ऑन वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ए बी का वैल्यू मैंने क्या बोला आपको? ये हो जाएगा वी जेड। ठीक है ना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा वी जेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी जेड अपॉन आर एल। ठीक, तो यहां से वेरी एक्चुअली में क्या हो रहा है? आर एल की वजह से आई एल वेरी हो रहा है। आई जेड केवल वेरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आई एल वेरी हो रहा है। समझ में आया बेटा अभिनव? तो यहां से मैं आई जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? आई जेड प्लस आई एल, इन दोनों का सम किसके बराबर है? आई के बराबर है। ये कौन सा लॉ है? किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। ठीक, तो यहां से आई जेड इक्वल टू क्या आ गया? आई जेड इक्वल टू आई माइनस आई एल। ठीक है, तो आई जेड इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाई आई एंड आई एल। ठीक है, अपने आप जेनर से उसकी करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू ही उसकी करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे वो आर हो, चाहे वो आर एल हो, और चाहे वो वी हो। इन तीन को वेरी करा के ही आप उसके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया अभिनव? अब बोलो, अच्छे से क्लियर हुआ है कि सिर्फ बोलने के लिए ओके बोल रहे हो? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। क्लियर हो गया? सबसे मतलब जो समझने वाली बात है, इसका रेसिस्टेंस वैसा फिजिकल रेसिस्टेंस नहीं है। अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होगा, एक तरह से जीरो रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, और रिवर्स बायस है तो अनटिल ब्रेकडाउन ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, और आफ्टर ब्रेकडाउन क्या होगा? आफ्टर ब्रेकडाउन इसका वोल्टेज वेरी नहीं करेगा लेकिन करंट वेरी करेगा। ठीक है, तो जो बहुत माइनर सा चेंज आता है वोल्टेज में, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। वो भी केवल मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कंसिडर करते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस, जीनर रेजिस्टेंस। कैसे? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा आई जेड। ठीक है, डेल्टा वी जेड का वैल्यू जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। ये नेग्लिजिबल है क्योंकि वी जेड चेंज होता ही नहीं है ना, रिवर्स बायस में। इसलिए आर जेड का जो वैल्यू है वो लगभग लगभग क्या रहता है? ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनेमिक जीनर रेजिस्टेंस। ये रिवर्स बायस में जो होता है, इसका वैल्यू बहुत हल्का सा चेंज होता है, क्योंकि हल्का सा चेंज कह लो या फिर नॉन जीरो, बहुत इन्फिनिटेसिमली नॉन जीरो होता है ये, क्योंकि डेल्टा वीजेड लगभग लगभग जीरो है। समझ आया? वीजेड चेंज हो ही नहीं रहा है, केवल आईजेड चेंज हो रहा है। ये चेंज होता रहता है, दिस चेंजेस रैपिडली। ठीक है, इसलिए इसका अपना कोई रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है डायनेमिक। ठीक,
ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, आर एल पे और वी पे। समझ में आया? इसीलिए एक एक्सटर्नली कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। इसको हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एक्सटर्नली कंट्रोल्ड कंपोनेंट। उसको कंपनी ने बनाया, कंपनी ने केवल उसका एक वीजेड दे दिया हमें, ठीक है, और एक दे दिया आईजेड एम, कि भैया इससे मैक्सिमम से ऊपर मत लेके जाना करंट, वरना तुम्हारा जीरो डायोड ट्राई हो जाएगा। अब इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, वो हम करेंगे इन तीनों का यूज करके। ठीक है, कंपनी ने तो हमें केवल वार्न कर दिया कि भैया ये मैक्सिमम करंट है, इससे ऊपर लेके जाओगे तो आपका डायोड गया। ठीक है, अब उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं, उन्हीं के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा डिटेल में आपको इसे पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, जितना मैंने बता दिया। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है इसके बारे में। ठीक है, चलो आज फिर इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो गया थोड़ा सा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर कोई और डाउट है तो आप लोग कल एक बार फिर पूछ लेना। ठीक है, कल जो बाकी के पॉइंट्स हमारे बचे हैं इसमें, एक बच्चा है हमारा जो मैंने आपको बताया, आज फोटो डायोड बचा है, जो मैं आज पढ़ाने वाला था। तो कल के लिए हमारा हो गया, पहला हो गया टनल डायोड, सेकंड हो गया एलईडी, एक है हमारा पॉइंट कांटेक्ट डायोड, और चौथा है फोटो डायोड। ठीक है, इन चारों में ही कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है, केवल समझने वाला है ऐसे ही फिजिकली। तो इसको हम कल जल्दी जल्दी चारों को खत्म कर लेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, कल का टाइम तो यही है, लेकिन इसके आगे की मैं गारंटी नहीं दे सकता, कल के लिए तो टाइम यही रहेगा। फिलहाल चलो कल के बाद डिस्कस करते हैं इस बात पे, कल के लिए टाइम आपका यही है, 3:30 बजे। ठीक है, और कल ये सब दिक्कत नहीं आएगी ऑडियो वगैरह की जो आज आ रही थी, इसका सोल्यूशन मुझे समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, चलो, आज आपके 10 मिनट वेस्ट हुए थे, कल नहीं होंगे। तो इसको आज रिवाइज कर लेना, फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग ये वाला लगभग लगभग खत्म कर लेंगे, इसके बाद हमारे पास केवल नेक्स्ट जो बचेगा वो केवल बचेगा रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर को हम लोग अपनी 21 तारीख वाली क्लास में, 21 जून को इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला यूनिट हमारा 21 तारीख को खत्म हो जाएगा, 50% सिलेबस हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, कल मिलते हैं 3:30 बजे।